हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। अपने आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस वीडियो में रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, हाइड्रा एसिड्स and oxy acids, पॉलीप्रोटिक एसिड एंड कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ मीन्स एसिड को कंपेयर करेंगे, विच वन इज़ मोर एसिडिक एंड विच वन इज़ लेस एसिडिक। नाउ मेजरमेंट ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, किसी एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप उस पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सबसे सिंपल लिटमस टेस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर आपको दो एसिड्स रख दिया जाए और उसमें पूछा जाए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम है, तो उसके लिए हमें रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हमें कंपेयर करना पड़ता है। सो सी द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ के ए यहाँ क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के ए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझ लीजिए। ये एसिड्स हैं HA, HB, HC, HD, सभी में देखिए H कॉमन है, H+। तो इन एसिड्स की के ए वैल्यू दी हुई है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। HA के लिए के ए है 2 × 10⁻³ HB के लिए 3 × 10⁻³ HC के लिए 4 × 10⁻² और HD के लिए 5 × 10⁻²। अब इसमें देखिए, अभी हमने क्या बताया आपको कि एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो जिसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 × 10⁻², इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है के ए की, तो HD यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा हमारा। अब इन चारों एसिड्स को कंपेयर करें तो के वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले HD, फिर HC, HB और HA। इस तरह से HA इज़ द वीकेस्ट एसिड और HD इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड दिस इज़ द डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पी के वैल्यू, पी के जैसे हम लोग pH निकालते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सिमिलरली पी के वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, और ये इक्वल्स टू -log के आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू। तो ये देखिए दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, यानी लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, किसी भी एसिड के लिए पी के की वैल्यू जितनी कम होगी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और के की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? तो ये सेकेंड पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और यहाँ पे क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, हायर विल बी द के वैल्यू एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अगर दो एसिड को कंपेयर करने के लिए हमें दिया जाता है तो उसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं एसिड्स की, यानी दोनों एसिड्स को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो एसिड को कंपेयर करते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 1 टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 2। तो H+ कंसंट्रेशन एसिड्स के केस में इसका जो वैल्यू होता है या डिसोसिएशन होता है वो कितना होता है, C∝1। इसी तरह से H+ के लिए C∝2, सिंस अल्फा इक्वल्स टू √Kc, अल्फा की वैल्यू √Kc होती है, जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ था पीछे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू √K/C। क्लियर? K/C अगर दोनों एसिड्स के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं तो α1 के लिए ये K1/C हो जाएगा और α2 के लिए
K2/C हो जाएगा। अल्फ़ा 1 अपन अल्फ़ा 2 करते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला निकल के आता है, √K1/K2, यानी H प्लस एसिड 1 और H प्लस एसिड 2 इक्वल्स टू √K1/K2। K1 यानी आयनेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एसिड और K2 आयनेशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड एसिड। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, दो एसिड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। H प्लस एसिड, फर्स्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड एसिड। C तो कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू क्या है, √K1/K2। एक एग्जाम्पल से इस रूल को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दो एसिड्स आपके पास हैं HA और HB। HA के लिए Ka1 वैल्यू यानी आयनेशन कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻², और HB के लिए आयनेशन कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻²। फॉर्मूले में पुट करिए, ये HA/HB इक्वल्स टू √Ka1/Ka2। Ka1 यानी फर्स्ट एसिड का आयनेशन कांस्टेंट, Ka2 सेकेंड एसिड का आयनेशन कांस्टेंट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 10⁻², 2 × 10⁻²। क्या निकल के आता है, √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। इट मीन्स HA/HB इक्वल्स टू 1.414। तो HA इक्वल्स टू 1.414 इंटू HB मीन्स A एसिड की स्ट्रेंथ B एसिड से 1.414 टाइम्स ज़्यादा है। एसिड HA इज़ 1.414 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम दो एसिड को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ एसिड्स को हम दो सिंपल पार्ट्स में डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रा एसिड्स और दूसरा है ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स किसको कहते हैं, एसिड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। याद रखिए, अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर यदि हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो ऐसे एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में HCl और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सिमिलरली ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड जैसा कि इसके नाम में है, दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, HNO3 H2SO4। तो ये जो HNO3 H2SO4 H2SO3 ये सब क्या हैं, ये सब ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। और ऑक्सीजन के अलावा अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है तो वो हाइड्रा एसिड्स कहलाते हैं। क्लियर? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र करेंगे, तो देखिए रूल नंबर 1 इसके लिए याद रखेंगे इस पॉइंट को। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है द एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। जैसे यहाँ पर हम 3 कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, NH3 H2O और HF। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट -3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, HF बॉन्डेड टू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, HF का। तो HF विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपेरिजन टू H2O एंड NH3। क्लियर? सेकेंड रूल देखिए, इन ए ग्रुप, यानी ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो ग्रुप में क्या डाउनवर्ड जाते हैं, पीरियड्स में हॉरिजॉन्टल जाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फॉर हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स के लिए ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा एसिड्स HF, HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है हमारा कि किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड अगर हम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। क्यों करती है, उसका रीज़न समझ लीजिए। HF, HCl, HBr और HI को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी सेम है, -1। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है
क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होता चला जाता है। एटॉमिक साइज यानी वही एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, हाइड्रोजन का तो सेम है लेकिन हेलोजेंस का बढ़ता चला जाता है। और बॉन्ड बड़ा होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। और बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा H उतनी आसानी से रिलीज होगा, और जितनी आसानी से कोई भी एसिड H+ दे देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ग्रुप। क्लियर? नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, जरा ऑक्सी एसिड्स के भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। रूल नंबर 1 देखिए ऑक्सी एसिड्स के लिए, इफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट आर गिवन, अगर सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अब यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, +1, +3, +5, +7। तो जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। दैट इज HCl4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HClO इज द वीकेस्ट एसिड इन दीज 4 एसिड्स। नाउ एग्जांपल 2 देखिए, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का है +4 और H2SO4 में +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, यानी H2SO4 इज मोर एसिडिक देन H2SO3। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए रूल इज नॉट अप्लाइड, इस रूल को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। रूल नंबर 2 देखिए, फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप के ऑक्सी एसिड्स हैं, एक ही ग्रुप के ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सीजन से लिंक है, स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का साइज जितना स्मॉल होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए यहाँ HClO4, HbRO4, HiO4, तो यहाँ पर Cl, Br और I ये 3 हेलोजेंस हैं सेंट्रल एटम, इसमें Cl का साइज सबसे छोटा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो सबसे छोटा Cl है। तो चूंकि Cl का साइज, सेंट्रल एटम का साइज सबसे छोटा है, इट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड कंपैरेटिवली। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को थोड़ा सा, बाकी तो हम अपने जो प्रॉपर रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग एसिड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। HClO4, HbRO4, HiO4 में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HClO4, और वीक कौन सा है? HiO4। हो क्या रहा है इसमें, इधर की तरफ जब हम जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है तो एसिड की स्ट्रेंथ घटती चली जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक, पॉली माने होता है मेनी और प्रोटिक माने प्रोटॉन, यानी ऐसे एसिड्स जो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 1 प्रोटॉन, एक से ज़्यादा प्रोटॉन। एक प्रोटॉन अगर देता है तो हम इसको मोनोप्रोटिक कह सकते हैं, 2 प्रोटॉन देता है तो डाईप्रोटिक, 3 देता है तो ट्राईप्रोटिक, 4 है तो टेट्राप्रोटिक। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले जाते हैं, बट अगर 1 या 2 से ज़्यादा है तो हम कॉमन वर्ड पॉलीप्रोटिक यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, हमने यहाँ पर एक डाईप्रोटिक एसिड लिया हुआ है, कंसिडर ए डाईप्रोटिक एसिड दैट इज H2SO4। H2SO4 में 2 H आयन है, जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका आयनाइजेशन होता है। सपोज इन फर्स्ट स्टेप इट गिव्स 1 H+ आयन फॉर्मिंग H3O+ एंड HSO4 एनायन। एक H निकल जाता है H2SO4 से और ये HSO4 एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो H निकालेगा तो इसकी कुछ न कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू होगी, Ka की वैल्यू होगी। अब हमारे पास HSO4 बचा है माइनस, ये एक एनायन है। इस एनायन से जब हम इस H को निकालेंगे तो ये आसानी से H को निकलने नहीं देगा, क्योंकि इस पर माइनस साइन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H को इमीडिएट एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ईजिली ये H को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू होगा वो कंपैरेटिवली
फर्स्ट H+ के कंपैरिजन में कम होगा। एक H और निकालने के बाद ये सल्फेट आयन बना लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इसको एक पॉइंट के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं कि सिंस K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, K की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ के, ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन ईजिली डोनेट H+। H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से H+ डोनेट कर लेता है देन एन एनायन, एक एनायन के कंपैरिजन में। सो इसलिए जो फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयनेशन कांस्टेंट। सो इन ए पॉलीप्रोटिक एसिड, अगर हम किसी पॉलीप्रोटिक एसिड में बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंड सो ऑन, और इस सीक्वेंस में ये घटता चला जाता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर ए ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड H3PO4, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 H आयन है। इट इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ये एक H आयन रिलीज करता है और H2PO4 माइनस बनाता है। इट इज़ एन एनायन। अब इस एनायन में न्यूट्रल के कंपैरिजन में H आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसके लिए जो आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी मान लिया वो Ka2 है। एक H निकालने के बाद ये HPO4 माइनस बनाता है, एनायन 2। इस एनायन में भी अभी एक H+ है, इस H+ को भी निकाल देते हैं तो ये PO4 माइनस 3 माइनस बनाता है। लेकिन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम आयनेशन कांस्टेंट की बात करें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H+ निकालना सबसे आसान होता है, यानी Ka वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा होगी देन Ka2 की, एंड सबसे कम किसकी होगी Ka3 की। सो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट यानी न्यूट्रल एसिड इज ग्रेटर देन आयनेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एनायन देन आयनेशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड एनायन यानी फॉस्फेट। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर एक रूल देखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। हम एक वीक एसिड को कंसाइडर करते हैं, कंसाइडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इट गिव्स A+ और V-। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं AC को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। देखिए इसमें रिवर्सिबल एरो है, इसमें यूनिडायरेक्शनल है, तो ये A+ और C- बनाता है। अब इस मिक्सचर में A+ की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यानी प्रोडक्ट की साइड में जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्सेस A+ आयन है, कंसंट्रेशन ऑफ A+ ये B के साइड कंबाइन होकर फिर से AB का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाने लगता है। कंसंट्रेशन ऑफ A+ इस केस में इंक्रीज करता है इन प्रोडक्ट ड्यू टू कॉमन आयन। यहाँ पर A+ कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की वजह से ड्यू टू कॉमन आयन, सो अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जरा इस रूल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं अपनी स्टाइल में। रूल क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the degree of dissociation of a weak electrolyte suppresses or decreases when a strong electrolyte having an ion common is added to its aqueous solution। कहना क्या चाहता है ये कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी दुर्बल यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है जब हम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं और उसमें एक आयन कम से कम कॉमन हो। तो ऐसे केस में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में उस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। Consider an aqueous solution of 0.1 m CH3COOH
यहाँ पर हम एक 0.1 मोलरिटी का एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेते हैं। अब इस एसिटिक एसिड सोल्यूशन, चूंकि हमें पता है कि एसिटिक एसिड सोल्यूशन क्या है, एक वीक एसिड है, तो CH3COOH चूंकि ये एक वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस आयंस का फॉर्मेशन करेगा और H+ का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें कुछ अनआयोनाइज्ड आयन भी प्रेजेंट रहेंगे। CH3COOH, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन C थी, आफ्टर डिसोसिएशन पर मोल इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, C1 माइनस अल्फा, और CH3COO माइनस की क्या हो जाएगी, C टाइम्स अल्फा। इसी तरह से H+ की C टाइम्स अल्फा। अब इसमें हम मिलाते हैं, प्लस करते हैं, एक 0.1 m HCl इज एडेड टू दिस सोल्यूशन। तो HCl क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो आयनाइज होकर H+ और Cl माइनस बनाता है। अब देखिए यहाँ पर H+ आपको एसिटिक एसिड से भी मिल रहा है, H+ आपको HCl से भी मिल रहा है, तो कॉमन आयन होने की वजह से H+ की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाती है, और इस कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में, इस कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको इफेक्ट को कम करने के लिए ये H+ आयन अगेन CH3COO माइनस से कंबाइन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। यानी ये जो हमारा वीक एसिड है, एसिटिक एसिड जो ऑलरेडी वीक था, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से जिसमें एक आयन कॉमन हो, इसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन घटने लगता है और रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल देखिए। अब जरा इसमें कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं। देखिए हमने HCl जो यहाँ पे मिलाया था उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, तो अगर HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो जो आयन इसमें डिसोसिएट होंगे वो भी 0.1 मोलर होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो टोटल कंसंट्रेशन H+ की यहाँ कितनी हो गई, जरा टोटल कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गई 0.1 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, और C अल्फा वीक एसिड से, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, CH3COO माइनस H+ और CH3COOH, और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, जितना ज़्यादा H+ होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो H+ है, H+ आयन कंसंट्रेशन है, ये इंक्रीज करता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस H+ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागना शुरू करती है, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म CH3COOH सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट। इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये ली चेटेलियर प्रिंसिपल हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 0.01 m HCN इज 1% आयनाइज्ड, अगर हम एक HCN सोल्यूशन लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन का, और ये 1% आयनाइज्ड होता है, तो आपको बताना है कि कैलकुलेट H+ आयन इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में H+ आयन कितना होगा, एंड कैलकुलेट H+ इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 m HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर उसमें हम 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl सोल्यूशन मिला देते हैं, तब H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो देखिए पहला पार्ट इसका HCN, चूँकि ये एक वीक एसिड है, डिसोसिएट टू गिव H+ एंड Cn माइनस। तो डिसोसिएशन क्या होगा, HCN अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल C1 माइनस अल्फा, H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा और Cn की C अल्फा। देखिए यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। C यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन 0.01 है, और अल्फा की वैल्यू क्या 1% है, तो 1% को 1/100 कर लेते हैं। 0.1 इंटू 1/100 ये हो गया 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। तो H+ कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl मिला दिया जाए, तब H+ कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखिए पहले पार्ट से हमने कैलकुलेट कर लिया कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -4।
तो अगर सी अल्फ़ा बराबर 10⁻⁻4 था तो ये भी 10⁻⁻4 होगा, यानी पहले पार्ट से हमने H+ की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लिया था। अब इसमें हमने HCl मिला दिया, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो H+ की भी 0.1 होगी, इसकी भी 0.1 होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ओवरऑल H+ कंसंट्रेशन कितनी हो गई? H+ फ्रॉम HCN एंड H+ फ्रॉम HCl। तो HCN से H+ कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻4, और HCl से कितनी है? 10⁻⁻1। तो टोटल कंसंट्रेशन, ओवरऑल H+ कंसंट्रेशन क्या हो गई? 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻1 मोलर। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया था इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए और कॉमन आयन इफेक्ट को समझाने के लिए विद एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।